स्वागत है दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग पार्ट में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पहले हम कमाएंगे, फिर गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांगने आएगी, तो जिस ईयर में हम अर्न करेंगे वो कहलाएगा हमारा प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में हम टैक्स पे करेंगे वो कहलाएगा हमारा असेसमेंट ईयर। सीएस एग्जीक्यूटिव के इस अटेम्प्ट के लिए आपका प्रीवियस ईयर है मालिक वो है 2021 और असेसमेंट ईयर है वो है 21-22। कुछ खास बातें जो प्रीवियस ईयर के बारे में लास्ट लेक्चर में बच गई थी, ध्यान से सोचिएगा और बताइएगा कौन कौन सी चीजें ठीक है। हमने माना कि प्रीवियस ईयर जो कि पूरा साल होता है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 का, मुझे बताएं कि इन तीनों में से जो मैं लिखने जा रहा हूं कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। पहला, प्रीवियस ईयर हमेशा 12 महीने का होगा। दूसरा, प्रीवियस ईयर आपका जो है वो 12 महीने से कम का भी हो सकता है। और तीसरा, प्रीवियस ईयर आपका 12 महीने से ज्यादा का भी हो सकता है। मुझे बताएं दोस्तों, इन तीनों में से आपको कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं। मैंने आपको 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिए। पहला, प्रीवियस ईयर इक्वल टू 12 मंथ। यस, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल। क्या प्रीवियस ईयर 12 महीने से ज्यादा का हो सकता है? सर, कैलेंडर ईयर जो होता है 12 महीने का ही होता है। अप्रैल से मार्च का भी अगर टाइम गिने तो वो 12 महीने का ही होता है। तो सर, ज्यादा की गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मालिक, ये 2 आंसर तो आप लोगों के करेक्ट है। अब बचती है एक बीच की सिचुएशन कि नॉर्मली प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। क्या प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है किसी पर्सन के लिए, जैसे कि पापा के लिए, आपके लिए, मेरे लिए? क्या 12 महीने से नीचे का, 12 महीने से कम का पीरियड हो सकता है क्या? सर, मुश्किल लगता है वैसे तो, क्योंकि हमेशा हमारा साल जो होता है वो 12 महीने का ही होता है। लेकिन एक सिचुएशन है दोस्तों जिसमें मेरा आंसर यस हो जाएगा। कैसे? आप सीएस एग्जीक्यूटिव पास करके प्रोफेशनल में आ गए, प्रोफेशनल पास करके कंपनी सेक्रेटरी भी बन गए। जब कंपनी सेक्रेटरी बने तो आपका रिजल्ट आया मालिक मान लो 25 अगस्त को, और आपको 1 सितंबर को जॉब मिल गई। आप 1 सितंबर को टीसीएस ज्वाइन कर चुके थे तुरंत ही। मुझे बताइए, आपका ये वाला जो ईयर, ये जो ईयर है 1 सितंबर से मान लो शुरू हुआ, 1 सितंबर 2022 से अगर शुरू होता है तो एंड कहां होगा? सर, 31 मार्च 2023। इसका मतलब क्या पहला साल, आपका पहला ईयर 12 महीने का हुआ? सर, हमारी तो जॉब ही सितंबर में लगी। ऐसे ही अगर आपने कोई बिजनेस ओपन किया और वो बिजनेस ओपन किया सपोज 14 फैब 2021 को, ईयर एंड हो जाएगा मालिक 31 मार्च 21 को। बताएं क्या करें? सर, ये तो 1.25 महीने का ही टाइम पीरियड है हमारे पास। यस, तो 12 महीने से कम का प्रीवियस ईयर किसके लिए होगा? सर, अगर किसी की जॉब या बिजनेस उसने बीच में शुरू किया तो उस साल के लिए, पहली साल के सब पहला साल जो है वो उसका 12 महीने से कम का भी हो सकता है। कारण क्या? कोई आपसे अगर इनकम टैक्स वाला बोले कि भैया जॉब भली 1 सितंबर से लगी, अपन तो 1 अप्रैल से आपकी इनकम गिनते हैं, आप बोलोगे पगले, 1 अप्रैल की जॉब ही कहाँ थी जो इनकम गिनने बैठ गए। इससे बोलोगे कि भाई तेरा पूरे 1 अप्रैल से लेके 13 फरवरी तक की भी इनकम ले लेते हैं अपन, वो बोलेगा भाई बिजनेस ही 14 फैब को इनॉग्रेट हुआ, तो फिर मेरे लिए प्रीवियस ईयर 12 महीने का कैसे हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर 12 महीने का हुआ इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा, और प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हुआ तो बीच में से जो भी आपका टाइम पीरियड शुरू हो रहा हो वही आपका फर्स्ट डे माना जाएगा। तो एक और एमसीक्यू कि क्या 12 महीने से कम का हो सकता है? हम बोलेंगे हाँ। इन केस ऑफ न्यू बिजनेस लिख लो, एग्जाम्पल हो गया इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, लिखिए भैया इन केस ऑफ न्यू बिजनेस। और जॉब, पहला साल, पहला प्यार, अरे पहला साल रे, प्यार व्यार नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका 12 महीने से कम का हो सकता है। एक और क्वेश्चन बहुत छोटा सा, क्या प्रीवियस ईयर हमेशा 1 अप्रैल से ही शुरू होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। सर, आंसर 2 हैं, पहला आंसर यस, लेकिन दूसरा आंसर नो। बताओ क्यों? सर, अभी हमने देखा कि अगर आपका जॉब 1 सितंबर को लगा तो आपके लिए प्रीवियस ईयर कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल से कि 1 सितंबर से? सर, 1 सितंबर से। तो दोस्तों, हमने देखा कि कई बार आपका प्रीवियस ईयर हर बार 1 अप्रैल से शुरू हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर लिखेंगे हम ऑलवेज के कारण नो, कि नो आंसर है। 1 अप्रैल हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये भी आपका एक छोटा सा एमसीक्यू है, ध्यान रखिएगा, बहुत काम आता है ये छोटा सा कंसेप्ट। फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर क्या है? लोग बोल देते हैं 1 अप्रैल, हमेशा ये बोल देते हैं लोग इंटरव्यूज में भी कि 1 अप्रैल ही होता है, जबकि कुछ केसेस में वो 1 अप्रैल के अलावा भी कोई डेट हो सकती है।
ये था मालिक सेक्शन नंबर 3 प्रीवियस ईयर, जो छोटा सा कंसेप्ट मुझे आपको सिखाना था। अब मुद्दा आता है, पापा पहले कमाएंगे और फिर टैक्स देंगे, ये हमने सीख लिया। पापा अगर जॉब कर रहे हैं तो साल भर की इनकम जोड़ लो उनकी सैलरी की, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो साल भर के बुक्स ऑफ अकाउंट निकालो, प्रॉफिट निकालो और टैक्स पे करो। लेकिन 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 एक छोटा सा क्वेश्चन, कमाने के कितने तरीके होते हैं और इनकम टैक्स वाले उन तरीकों को कैसे टेकल करेंगे? क्योंकि कमाने के हजारों लाखों तरीके हो सकते हैं और रोज कोई ना कोई एक नया तरीका इजाद हो जाता है। कैसे करें उसको भाई, कैसे मैनेज करें? तो इनकम टैक्स ने कितने ही तरीके से कमा लो, अपनी पूरी इनकम को 5 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला, या तो आप जॉब करोगे तो आपकी इनकम आएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। यस, पूरी 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 इनकम को डिवाइड कर रहे हैं अपन, कितने ही तरीके से आप कमाओ। देखो आप कितने ही तरीके से कमाओ। सबसे पहला उन्होंने बोला कि आपकी इनकम आएगी इनकम फ्रॉम सैलरी, आप नौकरी करो। और एक दूसरा तरीका बताओ, लोग सबसे ज्यादा कैसे कमाते हैं? एक तो सैलरी से, जॉब करके, और दूसरा सर बिजनेस करके। तो लिखो इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस लिख दिया मैंने। जैसे ही मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखा तो आपको मेरे को गुस्सा आ जाना चाहिए, क्योंकि आप और मैं प्रोफेशनल है मालिक। तो ऑब्लिक करके लिखो, बिजनेस के अलावा क्या आएगा? प्रोफेशन भी तो आएगा। डॉक्टर कहां जाएगा, आप कहां जाओगे, मैं कहां जाऊंगा भाई इसमें। तो हमने इनकम को डिवाइड करना शुरू करा, कितने ही तरीके से कमा लो। मेजर 2 तरीके होते हैं कमाने के, एक जॉब करना और एक बिजनेस या प्रोफेशन। और ध्यान रखना, बिजनेस चाहे फुटपाथ पे करो चाहे अंबानी करे, है तो बिजनेस ही। अब इसके अलावा इंडिया में कभी कभी लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं, जैसे कि जमीन बेचना, घर बेचना, शेयर्स बेचना। तो उन्होंने उस इनकम को अलग से कवर किया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में। कैपिटल क्यों बोला? क्योंकि सर ये रेवेन्यू नहीं है। अगर आप रोज रोज घर बेचते हो तो फिर ये आपका बिजनेस है, लेकिन आप रोज रोज नहीं बेचते। आप कभी कभार 5-10 साल में एक आध बार कोई जमीन जायदाद बेच लेते हो, तो फिर सर फिर कैपिटल इनकम हो रही ना ये, इसको अलग कर दो। आपको पैसे की जरूरत थी, गोल्ड बेच दिया, पैसे कमा लिए। जमीन बेच दी, पैसा आ गए, प्रॉफिट आ गया। उसकी इनकम पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेगी। और सर एक कॉमन तरीका इंडिया में होता है कि आप घर बना लो और घर को किराए से दे दो। तो एक और तरीका क्या बना? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें लेट आउट करने की इनकम जरूर आएगी, किराए की इनकम जरूर आएगी। तो बोलो भैया, मोस्टली तो लोग कहां कवर हो जाते हैं सर? या तो यहां पर या फिर यहां पर। और रेसिड्यू तरीका, सर कभी कभी कुछ लोग रेंट की इनकम कमाते हैं, कुछ लोग असेट वगैरह बेच के इनकम कमाते हैं, वरना मेजरली तो सर यहाँ और यहाँ आप और मैं सभी लोग कवर होते हैं। आप चेक कर लो आराम से, हम इन्हीं 2 जगहों पर आते हैं। पापा के लिए चेक करो, पापा क्या करते हैं? चलो बोलो। पापा जॉब कर रहे हैं तो फिर यहाँ आ जाएंगे, और पापा जॉब नहीं कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएंगे, है ना। आप स्टूडेंट हो, अभी आपकी चूंकि इनकम नहीं है तो आप कहीं भी कवर नहीं हो रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, जब इनकम होगी जब तक कवर होंगे। अब बात आती है सर इन 4 को तो स्पेसिफिक कर दिया कि इन 4 में एक पर्टिकुलर इनकम ही आएगी। अब इंटरेस्ट इनकम कहाँ जाएगी, डिविडेंड इनकम कहाँ जाएगी? कभी कभार आपकी लॉटरी खुल जाती है तो सर उसके लिए बोला गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या बोला गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब अदर्स मतलब सर जो ऊपर 4 में नहीं आएगी वो यहाँ आ जाएगी। तो हम इसको इसीलिए बहुत प्यार से, इसका नाम हमने रेसिड्यू हेड भी रखा है। रेसिड्यू मतलब बचा कुचा सब यहाँ आ जाएगा। तो जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, ऐसा गाना है। तो अपन बोलेंगे जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्सेज है यारो। आप इन 4 में अगर किसी इनकम को ना ले जा पाओ तो 5वें में ले जाना। इन 5 को अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगी पापा की क्या? ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आ जाएगी? पापा की 4-5 तरह से इनकम। जोड़ लो, पापा से पूछो बैठा के, पापा क्या क्या करते हो आप? पापा बोलेंगे मैं जॉब करता हूँ, टिक लिख लो, जॉब में कितनी सैलरी है यहाँ पे। पापा बोलेंगे इस बार यार अपने को एफडी पे इंटरेस्ट आया है, तो इंटरेस्ट यहाँ लिख लेना, इंटरेस्ट टिक। पापा बोल रहे हैं ऊपर किराएदार भी तो इनकम देता है अपने को, पपलू रहता है ना अपने ऊपर वाले कमरे में, तो उसका किराया लिख लो। पापा शेयर बेचे क्या? पापा बोल रहे नहीं शेयर वेयर नहीं बेचे भाई, मैंने जमीन जायदाद कुछ नहीं बेची। ओके डैश। ऐसे करके जब आप सब जोड़ लोगे तो आ जाएगी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। और इन 5 हिस्सों को इनकम टैक्स में बुलाया जाता है हेड्स ऑफ इनकम। इन 5 पार्ट्स को बुलाया जाता है हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स सिंपल भाषा में सिर होता है, हिंदी में इसको मद बोलते हैं, है ना। सिंपल भाषा में सर क्लासिफिकेशन किया हमने 5 अलग अलग पार्ट में, और हेड बना दिया कि ये सैलरी अलग, बिजनेस प्रोफेशन अलग, हाउस प्रॉपर्टी अलग, कैपिटल गेन अलग, और जो बच जाए वो अदर सोर्सेज में चला जाए। तो देखिए दोस्तों 5 अलग अलग हेड की कहानी। सेक्शन नंबर 14 बोलता है कि 5 अलग अलग हेड है आपके पास, एमसीक्यू टिक कीजिएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। तो दोस्तों 5 हेड से हमारा बनता है
ग्रॉस टोटल इनकम और इसका सेक्शन है सेक्शन 14 जो कि है हेड्स ऑफ इनकम का। एक और एमसीक्यू आपका यहाँ पर आता है कि हेड्स कहाँ समझाए गए हैं। 5 अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन नंबर 14। इन पांचों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा मालिक वो है ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन इस ग्रॉस टोटल इनकम से पहले 2 एडजस्टमेंट और करने हैं। देखो कौन कौन से। पहला, आपको किसी और की इनकम आपके इसमें ऐड करवानी पड़ सकती। सर ऐसा क्यों होगा सर, कमा कोई और रहा और मेरे इसमें ऐड हो रही है। आप माइनर और आपके पास एफडी का इंटरेस्ट आया है, वो एफडी का इंटरेस्ट आपके पापा में ऐड होगा, तो पापा में किसी और की इनकम ऐड हो रही है। हाँ आपकी इनकम ऐड हो रही है ना मालिक। तो ये हो आप, ये हैं पापा, आपकी इनकम पापा में ऐड हो रही है तो नाम होगा क्लब करना, मतलब ऐड करना, एग्रीगेट करना किसी और की इनकम को। और एक और छोटा सा क्वेश्चन है मालिक मेरा आपसे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। अगर आपके 2 बिजनेस हैं, एक में प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए का और एक में लॉस है 30 रुपए का, क्या करोगे? सर नेट इनकम बताएंगे ना सर अपन, तो ऐसा बोलेंगे क्या 100 रुपए पे टैक्स नहीं, हम बोलेंगे सर गवर्नमेंट से कि 70 पे टैक्स लो ना यार, 70 रुपीज इज माई इनकम। इसका मतलब आप अपने लॉसेस भी कम करोगे बिल्कुल। तो एक और चैप्टर जो यहाँ आएगा वो आएगा सेट ऑफ लॉसेस। एक वर्ड और जुड़ता है वैसे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, लेकिन अभी तो आप लिखो सेट ऑफ लॉसेस। इन 2 एडजस्टमेंट के बाद की क्लबिंग ऐड होगा और सेट ऑफ लेस होगा, उसके बाद जो बचेगा वो कहलाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। तो मालिक ये जो डेफिनेशन थी इसमें 2 एडजस्टमेंट और होंगी। लिखो ऐड क्लबिंग ऑफ इनकम, ऐड क्लबिंग ऑफ इनकम और लेस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आ जाएगी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। ये थी डेफिनेशन ग्रॉस टोटल इनकम की। तो पापा को बैठा और पापा से पूछो कि पापा कितने तरीके से कमा रहे हो। यार आपकी इनकम को डिवाइड करने का है, हमको डिवाइड कर दो और पापा को फाइनल ग्रॉस टोटल इनकम बताओ। सर ग्रॉस लिखा है मतलब नेट भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही मालिक, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ग्रॉस लिखा है तो नेट होना ही चाहिए। तो देखो नेट के लिए या नेट की जगह ये लोग बोलते हैं टोटल, फाइनली क्या बचेगा। और आप जानते हो कुछ ना कुछ डिडक्ट होता है ग्रॉस में से तो ही नेट आता है, कुछ ना कुछ घटता है, डिडक्ट होता है, लेस होता है। क्या लेस होगा? देखो 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 देखो। जीटीआई की डेफिनेशन हमने बनाई, एग्रीगेट ऑफ ऑल द 5 हेड्स, एड क्लबिंग ऑफ इनकम एंड लेस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो आ गई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। ये डेफिनेशन एमसीक्यू में आ सकती है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी, आप लोगों ने नोट भी की और मैंने ये यहाँ पर इस डायग्राम में दे रखी है। अब टोटल इनकम में सर ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर हम डिडक्शंस घटाएंगे, कौन से चैप्टर की? इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 से आते हैं हम बढ़ते बढ़ते 6 और 6A पे। तो चैप्टर नंबर कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 6A, जिसमें सेक्शन 80C से लेकर 80U तक के सेक्शंस दिए हुए हैं। आप जानते हो इनकम टैक्स एक्ट को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, उसमें से एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 6A, वो है सेक्शन 80C से 80U। कुछ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ डिडक्शंस आपको मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, ये लेस कर दोगे तो हो जाएगा टोटल इनकम। सेक्शन ध्यान रखना दोस्तों 245। कुछ सेक्शन याद करने पड़ेंगे, हाँ सारे नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कम से कम हम वो तो याद कर लें मालिक। तो जीटीआई की डेफिनेशन सर एग्रीगेट ऑफ ऑल द 5 हेड्स, और टीआई की इनकम सर जीटीआई में से डिडक्शन घटा दो तो बच गया आपका टीआई सेक्शन 245। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बोले हैं दोस्तों, बोलते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या असेसमेंट ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा? यस, असेसमेंट ईयर तो हमेशा 1 अप्रैल से होगा। सर प्रीवियस ईयर तो बीच से भी कर रहे थे। अरे प्रीवियस ईयर आपका 2021 बीच से भी शुरू हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर बोलो, प्रीवियस ईयर क्या है आपका? 2021। असेसमेंट ईयर बोलो 21-22। सर ये तो हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा ना, ये बीच से कैसे शुरू होगा? ओके, जिस साल टैक्स पे करना है वो ईयर तो 1 अप्रैल ही होगा। इनकम टैक्स में टैक्स रेट्स कितने तरह के? तो लिखो 2 अलग अलग आंसर है इस पे। पहला, इनकम टैक्स में पहला रेट होता है वो होता है नॉर्मल रेट्स। कितने तरह से लगता है टैक्स? नॉर्मल रेट्स। और दूसरा स्पेशल रेट। सर स्पेशल रेट किस पे? जैसे कि आपने लॉटरी जीती तो या केबीसी जीता तो गवर्नमेंट बोल रही है भैया जो भी केबीसी में जीता ना 30% हमको दे दो। आप बोल रहे हो अच्छा 1 करोड़ पे 70 लाख ले जाओगे क्या? गवर्नमेंट बोली 70 तुम रख लेना, 30 हमको दे देना। 30% टैक्स जो है केबीसी में गवर्नमेंट ले जाएगी आपसे। लॉटरी जीती आपने 1 लाख की, 30,000 आपको गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ेंगे क्योंकि वो स्पेशल रेट में कवर होती है। और तीसरा क्वेश्चन था मेरा, एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन असेसी। बताओ करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू की फॉल्स? सर ये स्टेटमेंट भी
ट्रू है, ये हमने डिटेल में पढ़ा था। तो मालिक आपने पढ़ लिया मेरे से जीटीआई ओटीआई। जीटीआई आती है एग्रीगेट ऑफ ऑल द फाइव। इसका मतलब इनकम में कितने ही तरीके से कमा लो, दुनिया में जितने तरीके से कमाना हो, लेकिन आएगा इन 5 में से कहीं पर। तो बोलो 5 हेड कौन कौन से, फिर से रिपीट करो। पहला सर सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस प्रोफेशन, फोर्थ वन कैपिटल गेन और फिफ्थ वन इनकम फ्रॉम अदर्स। जितने भी हैं सब यहां आ जाएंगे। जीटीआई में से घटेगी आपकी डिडक्शन, लेस होगा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, तो आ जाएगा आपका टोटल इनकम सेक्शन 245 का। तो मालिक प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, जीटीआई, हेड्स और टोटल इनकम, ये सब आपने मुझसे पढ़ा। कुछ और कंसेप्ट इनकम के अगर हम बात करें तो क्वेश्चन अराइज होते हैं, सर इनकम कैसे गिनेंगे, कैसे समझेंगे। तो ध्यान रखो, इनकम में एक आदमी से हमने बोला, भाई कौन, अपना पपलू, इनकम टैक्स वाला पपलू से बोल रहा है, पपलू भाई आपने इनकम कमाई साल के दौरान। पपलू बोल रहा, हाँ कमाई ना, भूखे थोड़ी नहीं रहा मैं, कमाया तभी तो घर चलाया। ओके, कितना कमाया, बोले 2 लाख रुपए कमाया। तो बोले टैक्स दे दो इस पे। या 3 लाख कमाया, टैक्स दे दो इस पे। 5 लाख कमाया, टैक्स दे दो इस पे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा, मालिक टैक्स दो ना। पपलू बोल रहा, नहीं ये मैं रोज रोज नहीं कमाता हूँ, मैंने तो कभी कभार ऐसे उठ के ऐसे बिजनेस कर लिया, और जो कभी कभार वो इनकम थोड़ी ना होती। इनकम टैक्स वाला बोल रहा है यार इनकम तो है ये। पपलू क्या बोल रहा, पपलू बोल रहा नहीं नहीं मेरा रोज का कोई बिजनेस नहीं है, मैं तो रेंडमली कभी कभार ऐसी दुकान खोल लेता हूँ, साल में 2-4 बार बिजनेस कर लेता हूँ, जैसे कि कभी राखी पे, कभी गणतंत्र दिवस पे, कभी ईद पे, कभी दीपावली पे। मैं रोज रोज बिजनेस नहीं करता। तो जो रोज रोज करे ना वो रेगुलर होता है, और जो रेगुलर होता है ना सिर्फ वही इनकम होती है। ओ क्या लफड़ा है? लफड़ा ये है मालिक कि वो कहना चाह रहा है कि चूंकि मैं रोज रोज नहीं कमाता हूं तो ये 2 लाख आए जरूर है, लेकिन इसको इनकम मत मानो। उसने नया लॉजिक दे दिया एक। अब क्वेश्चन है सर इनकम को कैसे समझेंगे, फिर हम इनकम के कंसेप्ट्स को कैसे समझेंगे। तो हमारा अगला टाइटल वही है, कैसे मानू। पपलू बोल रहा 2 लाख रुपए आए ना, बिल्कुल आए, घर चलाया मैंने मेरा, लेकिन ये कभी कभी कमा लेता हूं, जैसे कभी कभी लॉटरी खुल जाती है। तो जो कभी कभी आए ना वो इनकम नहीं है, जो सिर्फ रेगुलर आए ना वही इनकम है। अगर इनकम टैक्स वाला बोल दे कि ओके तू सही बोल रहा है, तो फिर हर व्यक्ति क्या करेगा, आप और मैं भी क्या करेंगे। इनकम टैक्स आके क्या बोलेंगे, ये जो हमने कमाया ना 10 लाख, ये जो 10 लाख कमाया ना, ये कभी कभार कमाया, रोज रोज नहीं कमाते, हम तो आलसी लोग हैं। गवर्नमेंट बोल रही है इस तो हर आदमी यही बोल देगा मैं कभी कभी कमाता हूं। क्या करें, क्या सिर्फ रेगुलर वाले को इनकम माने कि कैजुअल जो कभी कभी, परमानेंटली को ही, परमानेंट नेचर को ही इनकम माने कि जो टेम्पररी नेचर की इनकम है उसको भी इनकम में काउंट करें। तो दोस्तों मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट आपको ये सिखाना है कि इनकम के बारे में सोचना शुरू करो। लोग अलग अलग लॉजिक्स देंगे क्या बचाने के लिए, अपना इनकम टैक्स। किसी को भी इनकम टैक्स देना अच्छा नहीं लगता, तो क्या करें मालिक, वो अलग अलग लॉजिक दे रहे हैं। जैसे एक लॉजिक क्या कि जो रोज रोज कमाओ ना सिर्फ उसी को इनकम मानते हैं, जो परमानेंटली कमाओ ना उसी को इनकम मानते हैं। गवर्नमेंट बोल रही है भाई लिखो देयर इज नो डिफरेंस। गवर्नमेंट बोल रही है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कभी कभी कमा रहे हो, कभी कभी कमा रहे हो, रेगुलर कमा रहे हो, टेम्पररी कमा रहे हो, परमानेंट कमा रहे हो, कैजुअल कमा रहे हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम मतलब इनकम। तो चलो भैया एक कंसेप्ट तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया पपलू का। फिर पपलू ने धीरे से एक नई बात बोल दी। याद करो अपन ने बोला था एक लड़का जिसका नाम ही बेटिंग राजा था, दिन भर सट्टा लगाता रहता था, और आप तो जानते हो वो वेजर है, वॉइड है, इलीगल है। फिर हमने एक और एग्जाम्पल देखा था, एक व्यक्ति जो कि 5 लाख रुपए पर मर्डर लेता है। याद आया मेरा केस, मैंने बताया था आपको। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी साल भर में सिर्फ 10 मर्डर करता है, 50 लाख रुपए वो कमाता है। ज्यादा लालच नहीं है उसको, 10 मर्डर करके चुपचाप बैठ जाता है। बोलो क्या करें। इनकम टैक्स वाला बोल रहा है भैया 50 लाख रुपए कमाए आपने मर्डर करके। वो बोल रहा हाँ तो टैक्स दे दो। उसने इनकम टैक्स वाले की तरफ ही बंदूक तान दी, बोले जा निकल यहाँ से। इनकम टैक्स वाला बोल रहा भैया इनकम कमाई टैक्स दे दो। तो वो बोल रहा अबे कैसा आदमी है तू, ये इलीगल इनकम है, इसको इनकम थोड़ी नहीं मानते, ये तो पाप की इनकम है, इसको इनकम नहीं मानेंगे, इस पर टैक्स मत ले। तू ये जो लीगल तरीके से कमा रहा है ना चेतन मंत्री, इससे टैक्स ले। जो लीगल तरीके से उसके स्टूडेंट्स अर्न कर रहे हैं ना उनसे टैक्स ले। इनकम टैक्स वाला समझा रहा है कि भैया लीगल इलीगल में डिफरेंस नहीं करते हम तो, हमको तो सिर्फ इनकम दिखती है क्योंकि हमारा टारगेट है इनकम पे टैक्स लेना। तो हमारा नजर जो है सिर्फ इनकम पे रहता है, ऐसा किस तरीके से कमाया उससे हमको कोई मतलब नहीं। अब वो घबरा गया, वो बोले अच्छा मतलब इलीगल इनकम पे भी टैक्स लोगे। बोले हाँ पर ये तो क्राइम है। अरे बोले वो आईपीसी में, इनकम टैक्स वाले को किससे मतलब है, इनकम से और टैक्स से। तो आप गलत कर रहे हो, वो दूसरे लॉ में देखा जाएगा, आईपीसी में देखेंगे, क्रिमिनल लॉज में देखेंगे। यहां हम बोल रहे हैं देयर इज नो डिफरेंस, हम इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे।
इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या आपकी इलीगल इनकम पर भी टैक्स लेगा। तो गवर्नमेंट कोई लीगल इलीगल में डिफरेंस क्रिएट नहीं करती। अगर गवर्नमेंट बोल देती हाँ ठीक है हम इलीगल पे है ना टैक्स नहीं लेंगे, तो फिर तो मैं भी शुरू हो जाता कि मैं भी थोड़ा सा इलीगल धंधा करता हूँ। किराने वाला बोलता मैं भी मिलावट करता हूँ तो मेरी तो इनकम इलीगल है साहब, बहुत पापी आत्मा हूँ मैं, मेरे से टैक्स मत लो। गवर्नमेंट ने बोला ये नोटंकी छोड़ो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे पे कहीं नहीं लिखा कि लीगल है कि इलीगल है, हमको इनकम और उस पर आने वाले टैक्स से मतलब है। तो चाहे आप लीगल तरीके से कमाओ या इलीगल से, गवर्नमेंट बोलती है हमको टैक्स चाहिए। लीगल इलीगल देखने के लिए दूसरे बहुत सारे लॉज हैं। इनकम टैक्स एक बोलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर बोलता है भैया इनकम कमाई बहुत बढ़िया व्यक्ति हो तुम तो टैक्स दो हमको बस। तो पहली बात, रेगुलर कमाओ कि कैजुअल कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट बोल रही दोनों ही इनकम है। फिर लीगल तरीके से कमाओ या इलीगल तरीके से, गवर्नमेंट बोल रही है वो भी इनकम में कवर होगा। तीसरा, क्या इनकम हमेशा कैश में आए तो ही इनकम मानेंगे क्या, या कैश की जगह काइंड में आ जाए तो भी इनकम माने, क्या करें। गवर्नमेंट बोल देती जो कैश में आए वो इनकम, तो क्या होता। सोचो सोचो सोचो, तुम सीएस बनने जा रहे हो, लीगल सोचा करो, कोर्ट कैसे सोचती है, लॉ कैसे सोचता है। सोचो अगर लॉ बोल देता, इनकम टैक्स एक बोल देता जो कैश में आए वो इनकम, तो फिर मैं आपसे फीस नहीं लेता, मैं बोलता मेरे घर पे टीवी भिजवा देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर आप और मैं बार्टर शुरू कर देते। गवर्नमेंट को लगा यार तो गड़बड़ हो जाएगी, गवर्नमेंट ने बोला चाहे कैश में करो या काइंड में, इट मेक्स नो डिफरेंस टू अस, हमको तो इनकम मानना पड़ेगी। तो कभी कभी क्या करेगी गवर्नमेंट, काइंड को भी क्या मान लेगी, काइंड को भी इनकम ट्रीट कर सकती है। जैसे कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिला, जैसे कि कार गिफ्ट में मिली तो चलो क्या करना है उसका समझेंगे, जैसे कि ज़मीन गिफ्ट में मिली तो फिर क्या करना है उसका, क्या ये सब भी कवर हो सकता है। यस, चांसेस तो हैं, ऐसा हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे, खासकर ज़मीन, हाउस, इस तरह की चीज़ें, गोल्ड, शेयर्स। तो काइंड में चीज़ आ जाए तो उसको भी हम इनकम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या ड्यू बेसिस पे लें कि रिसिप्ट बेसिस पे लें। सर मेथड ऑफ अकाउंटिंग दो बताई गई है इनकम टैक्स में, आपके पास दो तरह की मेथड ऑफ अकाउंटिंग होती है। बोलो अकाउंट्स में क्या पढ़ा, एक अक्रूवल बेसिस और एक कैश बेसिस। दो अलग अलग हेड, एक है आपका बिजनेस प्रोफेशन हेड जिसको हमने बीपी बोला, और एक अदर सोर्सेज ओएस बोला, आईएफओएस भी बोल सकते हो। इन दो हेड में आपको डिसाइड करना पड़ता है, जैसे आप किराने की दुकान लेके बैठे हो, आप डिसाइड करो आपको कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग से प्रॉफिट निकालना है। आपने बोला मैं अक्रूवल फॉलो करूँगा, गवर्नमेंट बोली ये ओके, लाओ निकालो P&L बनाओ और बता दो इनकम। तो इन दो हेड्स के लिए गवर्नमेंट ने बोला आप किसी भी बेसिस पर रख लो जो आपको पसंद हो। और बाकी तीन हेड्स कौन से बच गए अब, सैलरी, कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी। सर इनके सेक्शंस के अंदर लिखा हुआ है कि इनकम किस तरह कैलकुलेट होती है, वो हम इन सेक्शंस के, इन चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो हाल फिलहाल गवर्नमेंट बोल रही है ड्यू हो कि रिसिप्ट, तो देखो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो इनकम मानना पड़ेगी, इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगी। आप बोलोगे अक्रूवल पे तो हम अक्रूवल पे कर लेंगे, आप बोलोगे कैश पे तो हम कैश पे कर लेंगे। और बचे हुए तीन हेड्स के लिए, जो ये दो तो हो गए, बचे हुए तीन हेड्स के लिए फिर वहां उन सेक्शंस में लिख ही दिया। कुछ जगह लिखा ड्यू या रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, किसी जगह लिखा बस असेट बिक गई ना, भले पैसा आया या नहीं आया, हमको तो टैक्स दे दो आप। तो ऐसा अलग अलग उन्होंने रूल बनाया, तो उनके हिसाब से ड्यू या रिसिप्ट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। नेक्स्ट, इनकम लमसम में आए तो ही इनकम होगी कि इनकम इंस्टॉलमेंट में आए तो भी इनकम मानेंगे। सोचो सोचो सोचो, अगर एक क्रेडिटर ने गुड्स बेचा 1 लाख रुपए का, इस डेटर को, डेटर ने 20 करके 5 टुकड़ों में ये 1 लाख का पेमेंट करा। अब क्रेडिटर से बोला तुम्हारी इनकम, काहे की इनकम यार, मैंने कहा क्यों, 1 लाख रुपए आए ना, अरे क्या ऐसे आती क्या इनकम 20 करके, लमसम आए तो मजा है, लक्ष्मी ऐसे टुकड़े टुकड़ों में आ रही, मजा ही नहीं आ रहा, 20,000 ये कोई इनकम हुई क्या, ये तो भीख हो गई। कोई सेंस है इस बात की? गवर्नमेंट बोल रही है अल्लाह ये नाटक नोटंकी मत करिए, 1 लाख रुपए कैसे भी आए हो तुझे, चाहे लमसम में आए हो कि इंस्टॉलमेंट में, हमारे लिए तो इनकम ही है, तो इट मेक्स नो डिफरेंस। तो ये भी लिख लो, इट मेक्स नो डिफरेंस की इनकम आपको कैसे आई, चाहे टुकड़ों में आई हो चाहे लमसम में। अगर गवर्नमेंट बोल देती कि जो लमसम में आए सिर्फ उसी को हम इनकम मानेंगे तो क्या होता। सर फिर तो मैं हर चीज ही अपने डेटर से टुकड़ों में मांगता ताकि मैं बोल पाऊं ये इनकम थोड़ी ना है। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है इन कंसेप्ट्स का कि कितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्योंकि इनमें से अगर गवर्नमेंट किसी भी एक को बोल देती कि हम इलीगल को इनकम नहीं मानेंगे या हम कैजुअल को इनकम नहीं मानेंगे, तो अपने यहाँ की जनता क्या करती। सर अपने यहाँ की जनता एबले पने करती, अपने यहाँ की जनता बोलती कि यार हम तो इलीगल तरीके से ही कमाते हैं, पापा भी बोलते, मैं भी बोलता, आप भी बोलते, इलीगली हमारी इनकम, टैक्स वेक्स मत लो हमसे। ऐसा गवर्नमेंट ने बोला होता तो, गवर्नमेंट भी समझदार है क्योंकि गवर्नमेंट भी मिंटोस खाती है, उन्होंने बोल दिया कि मालिक आप तो कैसे भी कमाओ,
आप लीगल कमाओ, कभी कभी कमाओ, तुम कभी कभी उठो कमाने, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैंने गवर्नमेंट से बोला कि मालिक मैं तो साल भर में एक ही दिन दुकान खोलता हूँ, 14 फेब को, 14 फरवरी, क्योंकि इस दिन दुनिया में प्यार ही प्यार होता है, और मैं इस वैलेंटाइन डे के दिन ही करीब करीब 10 लाख रुपए कमा लेता हूँ, गिफ्ट्स, कार्ड्स, है ना, चॉकलेट्स, ये सब बेच के। गवर्नमेंट बोल रही कोई बात नहीं, आप साल में भले एक दिन वर्क करो, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमको दिक्कत ये नहीं है कि आपने एक दिन किया कि 10 दिन किया, हमको तो सिर्फ इनकम से मतलब है। तो गवर्नमेंट ने पहले ही क्लियर कर दिया कि इनकम में चाहे कैजुअल हो, टेम्पररी हो, परमानेंट हो, लीगल हो, इलीगल हो, कैश बेसिस पे हो, काइंड बेसिस पे हो, ड्यू हो कि रिसिप्ट हो, लमसम हो कि इंस्टॉलमेंट हो, हमको तो इनकम चाहिए, इनकम मानना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन आता है, सर ग्रॉस रिसिप्ट्स को इनकम मानेंगे कि नेट रिसिप्ट्स को? तो 99% हम नेट रिसिप्ट्स को ही इनकम मानते हैं पूरे इनकम टैक्स में। नेट वर्ड क्या शो करता है? नेट वर्ड ये शो करता है दोस्तों कि गवर्नमेंट आपको कुछ एक्सपेंसेस घटाने की परमिशन दे रही है क्या? यस, जो आपने कमाया अगर उसमें से कुछ खर्चा, कुछ डिडक्शन गवर्नमेंट देने को तैयार है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ग्रॉस पे टैक्स नहीं लगेगा, नेट इनकम पे टैक्स लगेगा। लेकिन कुछ सेक्शन है, जैसे एक नाम लिख देता हूं मैं, 44 AD, एग्जाम्पल लिख लो। 44 AD एक सेक्शन है, हम पढ़ेंगे बिजनेस प्रोफेशन हेड में, जिसमें गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ग्रॉस बेसिस पे आपसे टैक्स लेंगे, ग्रॉस टर्नओवर पे टैक्स लेंगे। ग्रॉस टर्नओवर आपकी जो भी सेल्स है उस पे लेंगे। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली सर अगर ये मेरा P&L है, जहां मैंने यहाँ पे सेल्स लिखी है, फिर हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट निकालते हैं। आप मुझे बताओ इसमें से इनकम किसको मानते हैं? सर हम इनकम हमेशा इसको मानते हैं, कभी भी इसको इनकम नहीं मानते। हम बोलते हैं बाकी सारे खर्चे घटेंगे, उसके बाद जो बचेगा यहाँ पे उसको हम नेट प्रॉफिट को इनकम मानेंगे। लेकिन कुछ केसेस है जहां पर सेल्स को ही इनकम की तरह ट्रीट करने की रूल्स बनाए गए हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए मालिक, और सर नेगेटिव इनकम पॉजिटिव इनकम का क्या चक्कर है? ये इनकम नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या चक्कर है? मालिक एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ हमेशा नेट प्रॉफिट ही आएगा क्या? कभी कभी बिजनेस में लॉस नहीं होता? ये कोरोना के कारण क्या लोगों को लॉस नहीं होता? कभी कभी बिजनेस में क्या लॉस नहीं आता, सफर नहीं करता बिजनेस? सर बिल्कुल करता है, गम भी है, खुशी भी है, प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। अब क्वेश्चन आया सर इनकम मतलब, इनकम क्या माने? इनकम मतलब जब सिर्फ पॉजिटिव इनकम आए तो ही इनकम माने, जिसको हम अकाउंटिंग भाषा में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। कि नेगेटिव इनकम आए उसको भी हम इनकम मान सकते हैं? नेगेटिव इनकम मींस लॉस। बोलो भैया क्या लगता है, क्या बिजनेस में हमेशा इनकम ही होगी? तो देखो ध्यान से क्या लिखा, इनकम वर्ड में ही उन्होंने किसको शामिल कर लिया? लिखो इनकम इंक्लूड्स लॉसेस, इनकम इंक्लूड्स लॉसेस, ध्यान रखिएगा। इनकम वर्ड में ही लॉस वर्ड भी आ गया, ऐसा इनकम टैक्स ने क्लियरली बोल दिया। तो इनकम वर्ड, अब अभी अपना एक्ट का नाम भी क्या है? इनकम टैक्स एक्ट। तो अपन ऐसा नहीं बोलेंगे इनकम ऑब्लिक लॉस टैक्स एक्ट, ऐसा नहीं बोलेंगे। इनकम वर्ड में ही लॉस वर्ड भी शामिल है, जैसे सुख वर्ड में ही दुख वर्ड शामिल है, जैसे जीवन वर्ड में ही मृत्यु वर्ड भी शामिल हो जाता है ना। इसलिए हम सुख दुख ऐसी बातें करते हैं, पास फेल ऐसी बातें करते हैं, हार जीत, कोई एक एंगल हम नहीं देखते कभी भी। तो इनकम में हमेशा ध्यान रखना लॉसेस भी शामिल है। इनकम डिनोट करता है पॉजिटिव इनकम को, लॉस डिनोट करता है नेगेटिव इनकम को। और मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं, ये ध्यान से देखिएगा कि सपोज आपकी किराने की दुकान है जिसमें आपको 5 लाख का प्रॉफिट है ना, ये आपका सुख है। लेकिन मोबाइल की दुकान में इस बार 2 लाख का लॉस है, क्या करोगे? ये आपके ही बिजनेस है मालिक, ये दोनों ही आपके बिजनेस है। क्या बोलोगे गवर्नमेंट से, 5 लाख पे टैक्स दूं कि 3 लाख पे टैक्स दूं? बोलो आंसर बोलो, किस पे टैक्स देना चाहोगे मालिक? बोलो फटाफट से, बोलो फटाफट से। 2 ऑप्शन है आपके पास, पहला 5 लाख रुपए और दूसरा 3 लाख रुपए। लॉस सेट करने के बाद, लॉस एडजस्ट करने के बाद, सेट ऑफ करने के बाद, सर 3 लाख रुपए बताएंगे ना अपन इनकम, क्योंकि ये मेरी ही तो इनकम है, भले ही नेगेटिव है। तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स में लॉसेस को भी जगह दी गई। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है कि तुम्हारे सुख में तो हम तुमसे छीन लेंगे और तुम्हारे दुख में साथ न दें। गवर्नमेंट आपके दुख में भी साथ दे रही है दोस्तों। कैसे? जब आपको यहां लॉस हुआ तो गवर्नमेंट ने आपको बैकअप दिया कि ठीक है यार ये लॉस है ना, एडजस्ट करो, हम आपकी इनकम 3 लाख ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि लॉस से आपकी कैपिटल पे फर्क पड़ता है, लॉस आपकी कैपिटल को कम करता है। तो गवर्नमेंट आपको बैकअप दे रही है कि हम टैक्स 3 लाख पे ही लेंगे, 5 लाख पे टैक्स नहीं लेंगे। तो ध्यान रखिएगा इनकम वर्ड में क्या शामिल है दोस्तों, इनकम वर्ड में यहां पर पॉजिटिव इनकम भी आएगी और नेगेटिव इनकम भी कवर होगी। और इसीलिए अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था, देखो यहाँ पे, ये ऊपर ही पढ़ा था, देखो यहाँ क्या लिखा था, हम लॉसेस को एडजस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखो ये लिखा, लॉसेस को एडजस्ट करने के बाद ही क्या निकाल रहे हैं,
ग्रॉस टोटल इनकम। तो इसका मतलब अब आप पूरे इनकम टैक्स में बार बार ध्यान रखना, जब भी मैं इनकम वर्ड बोलूं लॉसेस वहां शामिल है, अलग से बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। आखिरी अपने पास बचा है सर कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम में क्या अंतर क्रिएट करें। इनकम दो तरह की, खर्चे भी दो तरह के, आप जानते हैं अकाउंट्स में आपने पढ़ा है, कुछ चीजें कैपिटल होती है, कुछ चीजें रेवेन्यू नेचर की होती है। अब क्या करें सर, कैपिटल इनकम कैसे आती है? सर कोई असेट बेचो ना तो कैपिटल इनकम आती है। रेवेन्यू सर जो रोज का बिजनेस सेल हो रहा है वो रेवेन्यू इनकम। जैसे कि अगर आप रोज ही जमीन बेचते हो, आप बिल्डर हो, आपका रोज का काम है जमीन बेचना खरीदना। अब बोलो आपके लिए वो जमीन क्या है? सर हमारे लिए तो वो स्टॉक है। तो आपके लिए रेवेन्यू है कि कैपिटल है? सर कैपिटल हो ही नहीं सकता, रेवेन्यू है। ये तो मेरे लिए गुड्स है, स्टॉक है। लेकिन मैं कभी कभार जमीन बेचता हूं, सर मेरे लिए तो वो कैपिटल है। तो अंतर क्या करना है, कौन सी इनकम पे गवर्नमेंट मुझसे टैक्स लेगी, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों पे, या फिर सिर्फ रेवेन्यू पर? रेवेन्यू पे तो देना है, ये हमको मालूम है। तो देखो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कैपिटल इनकम आर नॉट टैक्सेबल। ध्यान से लिखना, इसको लिखो, कैपिटल इनकम कभी भी टैक्सेबल नहीं होती। नॉट लिखो, अनलेस लिखो, अनलेस के बाद स्पेसिफिकली अनलेस स्पेसिफिकली टैक्सेबल। तो ध्यान रखना कैपिटल इनकम टैक्सेबल कभी नहीं होती अनलेस गवर्नमेंट खुद उसको टैक्सेबल ना करे। ऐसा क्यों? देखो ना, अपना हेड बनाया गवर्नमेंट ने, ये देखो स्पेसिफिकली हेड बनाना पड़ा गवर्नमेंट को कि कौन कौन सी कैपिटल एसेट बेचने पर टैक्स लगेगा, वरना नॉर्मल आंसर कैपिटल इनकम टैक्सेबल नहीं है, रेवेन्यू इनकम ही टैक्सेबल होती है। तो अगर आप किराने की दुकान लेके बैठे हो, आप कार के डीलर हो, आपके लिए कार स्टॉक है, लेकिन मेरे लिए कार एसेट हो सकती है। आप रोज ही गोल्ड बेचते हो क्योंकि आप ज्वेलर हो, आपके लिए वो रेवेन्यू इनकम है, लेकिन मैं कभी कभार गोल्ड बेचता हूं, वो भी जरूरत हो तो। इसका मतलब वो मेरे लिए कैसी इनकम है? वो मेरे लिए कैपिटल इनकम है। तो कैपिटल इनकम आर नेवर टैक्सेबल, ध्यान रखिएगा, कैपिटल इनकम आर नेवर टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली मेड। ऐसा भी लिख सकते हैं, अनलेस स्पेसिफिकली मेड टैक्सेबल या अनलेस स्पेसिफिकली टैक्सेबल। तो ध्यान रखना। दूसरा बोलो सर रेवेन्यू इनकम तो ऑलवेज टैक्सेबल है। लिखो ऑलवेज। रेवेन्यू इनकम में कभी भी नहीं पूछने का कि टैक्स लगेगा कि नहीं, हमेशा ही लगेगा। लेकिन क्या गवर्नमेंट कभी कभी इस रेवेन्यू इनकम को माफ कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो लिखो अनलेस स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट। जब तक कि उसको माफ ना कर दिया जाए, एग्जम्प्ट ना कर दिया जाए, तब तक हर रेवेन्यू इनकम हमेशा ही क्या मानेंगे? टैक्सेबल। सर इस पॉइंट को पढ़ के फायदा क्या होगा? यार इस पॉइंट को पढ़ने का फायदा यह है कि जैसे ही मैं किसी व्यक्ति की रेवेन्यू इनकम देखूंगा, मैं मान लूंगा वो टैक्सेबल है, और जैसे ही मैं किसी की कैपिटल इनकम देखूंगा, मैं पहले चेक करूंगा कि उसको टैक्सेबल बनाया गया है या टैक्सेबल नहीं बनाया गया है। क्योंकि कैपिटल इनकम के लिए हम क्या रूल रख रहे हैं? कैपिटल इनकम आर नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली मेड। जबकि रेवेन्यू हमेशा ही टैक्सेबल है जब तक कि गवर्नमेंट खुद आगे बढ़कर उसको एग्जम्प्ट ना कर दे। तो पापा बोल रहे हैं यार मेरी कैपिटल इनकम है, तो अपन पापा से पूछेंगे पापा नेचर समझाओ, मैं चेक करूंगा कैपिटल इनकम टैक्सेबल है भी या नहीं। लेकिन पापा बोल रहे हैं बिजनेस की रेवेन्यू इनकम है, मैं बोलूंगा पापा टैक्सेबल है वो तो, उसमें दिमाग नहीं लगाना, उसमें उल्टा ढूंढना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट ने कोई सेक्शन से उस इनकम को एग्जम्प्ट करवाया है क्या। ऐसे ही मालिक कैपिटल एक्सपेंस भी होते हैं और रेवेन्यू भी होते हैं। आपने असेट खरीदी, सर कैपिटल एक्सपेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंस, सर गुड्स खरीदे, सैलरी बांटी, बिजली का बिल भरा, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो क्या इनकम टैक्स रेवेन्यू की डिडक्शन देगा? हम बोलेंगे यस, रेवेन्यू इनकम की तरह रेवेन्यू खर्चे भी ऑलवेज डिडक्टेबल है, जब तक कि स्पेसिफिकली प्रोहिबिट ना कर दिया जाए कि भैया ये वाला खर्चा तो नहीं घटाने देंगे हम। स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड लिखना दोस्तों, स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। तो नॉर्मली रेवेन्यू खर्चा हमेशा ही घटेगा यार, अपन बिजनेस लेके बैठे हैं, जितने किराया विराया बिजली के खर्चे हैं ये तो सब घटेंगे, इसमें क्या पूछना, जब तक कि गवर्नमेंट कोई खर्चा लेस करने से, डिडक्ट करने से रोक ना दे। कैपिटल का बोलो, सर कैपिटल में भी नॉट ही लिखना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट डिडक्टेबल। क्यों सर? P&L में कहाँ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो कहाँ जाता है सर? एसेट में जाता है, बैलेंस शीट के अंदर। तो फिर सर अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड, क्या लिखना पड़ेगा? जब तक कि स्पेसिफिकली अलाउड ना हो तब तक लेस मत करना, है ना। तो उल्टा लिखना पड़ रहा है सब दूर अपने को, अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड। तो बताओ कैपिटल खर्चे घटेंगे? ना सर, कैपिटल खर्चे कभी भी यहाँ P&L में नहीं आते सर। ये अपना जो P&L है यहाँ कभी भी कैपिटल खर्चे नहीं आते, वो तो बैलेंस शीट में जाते हैं हमेशा असेट तरफ। लेकिन गवर्नमेंट खुद ही बोल देगी यहाँ डेबिट कर दो, तो फिर कर देंगे ना सर, फिर अपना क्या जा रहा। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर हमेशा यहीं पे आते हैं जब तक कि वो मना ना कर देगी नहीं रेवेन्यू तो हम नहीं घटाने देंगे। तो ध्यान रखना क्या लाइन बनी हमारी, पहला
कैपिटल इनकम कभी भी टैक्सेबल नहीं होती जब तक कि स्पेसिफिकली टैक्सेबल ना कर दी जाए, जबकि रेवेन्यू इनकम हमेशा ही टैक्सेबल है जब तक कि एग्जम्प्ट ना कर दी जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी नहीं घटाए जाते जब तक कि परमिटेड ना हो, जब तक कि परमिट ना हो, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा ही लेस कर सकते हो जब तक कि प्रोहिबिटेड ना हो। उल्टा बोलना पड़ेगा ना, जो चीज़ हमेशा ही लेस हो सकती है गवर्नमेंट उसके लिए क्या बोलेगी, नहीं नहीं ये वाला खर्चा हम नहीं घटाने देंगे, तो फिर बात अलग है। तो ये कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू के साथ बहुत सारे आपने इनकम के कंसेप्ट देखे, एक बार वो रिपीट करें। गवर्नमेंट बोल रही है कंसेप्ट ऑफ इनकम में आप रेगुलर कमाओ या कैजुअल, हम तो दोनों को ही इनकम मानेंगे, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आप लीगल तरीके से कमाओ या इलीगल से, आप कैश में कमाओ या काइंड में, आप ड्यू बेसिस पे बुक करो या रिसिप्ट बेसिस पे एंट्री पास करो, आप ड्यू बेसिस पे इनकम बताओ या रिसिप्ट बेसिस पे इनकम बताओ, हम तो दोनों को ही इनकम ट्रीट करेंगे। और इसी तरह लमसम में आए, इंस्टॉलमेंट में आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो टैक्स लेंगे, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। नेक्स्ट, ग्रॉस पे नहीं, नेट पे लिया जाता है, हमेशा इनकम नेट मानी जाती है, एक दो सेक्शन को छोड़ के। एक और, कैपिटल इनकम टैक्सेबल होगी ना जब तक कि वो कैपिटल गेन हेड में ना आ जाए। तो कैपिटल इनकम नेवर टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली मेड टैक्सेबल, जबकि रेवेन्यू सर हमेशा ही टैक्सेबल है, उसमें क्या देखना। रेवेन्यू इनकम हमेशा ही टैक्सेबल है जब तक कि गवर्नमेंट आगे बढ़ के किसी रेवेन्यू इनकम को माफ ना कर दे। एक्सपेंस की बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंस नहीं घटेंगे जब तक कि अलाउड ना हो। रेवेन्यू हमेशा ही घटते हैं, तो उल्टा बोलना पड़ेगा कि रेवेन्यू हमेशा ही लेस होते हैं जब तक कि गवर्नमेंट उसमें से किसी चीज को प्रोहिबिट ना कर दे। ये थे कंसेप्ट्स ऑफ इनकम मालिक, ये आपको पूरे इनकम टैक्स में काम आएंगे। किस चीज पे एमसीक्यू बन जाए कह नहीं सकते, लेकिन ये पूरे कंसेप्ट आखिरी तक जब तक आप इनकम टैक्स पढ़ोगे आपको समझने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत है ये वाला मेरा क्वेश्चन सेक्शन 145 से, जो आपने पढ़ा उसके बेसिस पे अब मुझे आंसर दो मालिक। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग जो इनकम टैक्स एक्ट परमिट करता है, बोलो कौन कौन सी, बोलो फटाफट से, कौन कौन सी मेथड परमिटेड है मालिक, कौन कौन सी। सर पहला कैश बेसिस और दूसरा एक्रूअल बेसिस। यस, करेक्ट आंसर दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स दोनों में से कोई एक मेथड आपको अलाउ कर रहा है, जैसे कि अकाउंट्स में अलाउ होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दूसरा क्वेश्चन, ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग किन हेड्स ऑफ इनकम के लिए रेलिवेंट है। आपके पास 5 हेड है, पांच हेड हैं, उनमें से कौन कौन से हेड के लिए आपको अकाउंटिंग का काम आएगा। अकाउंटिंग यूज के बिना आप इनकम नहीं बताओगे। सर 2 हेड हमने पढ़े, पहला हमने पढ़ा सर बिजनेस प्रोफेशन और दूसरा हमने पढ़ा अदर सोर्सेस। तो लिखो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन, बीपीबी लिख सकते हैं, और दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बोले मालिक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन। सेक्शन नंबर ध्यान रखना 145 में ये बात बोली गई है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग 2 होगी। बाकी हेड्स के लिए सर उनके सेक्शन देखना पड़ेंगे कि वहां इनकम कैसे रिकॉर्ड होती है। तो 2 हेड बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेज में आपको अकाउंटिंग मैथड बतानी पड़ेगी कि हमने किस मैथड से हमारा ये नेट प्रॉफिट या हमारी इनकम कैलकुलेट की हुई है। आखिरी बात मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि हेड और सोर्स में क्या अंतर है मालिक, तो ध्यान से देखें। हेड बताएं कितने, सर हमारे पास 5 हेड है। सोर्सेज बता सकते हो कमाने के कितने तरीके, सर सोर्सेज तो अनलिमिटेड है सर। वापस से सर कमाने के हजारों तरीके। सोर्सेज स्रोत किन किन जगहों से मेरे को इनकम आ सकती है, सर लाखों हजारों तरीके हो सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स उनको सिर्फ कितने हिस्सों में डिवाइड करता है, इनकम टैक्स 5 का पंच मारता है और बोलता है कि 5 हेड ऑफ इनकम में ही इनकम को डिवाइड करेंगे। वो है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेज। तो सोर्सेज सर अनलिमिटेड हो सकते हैं। आप एक तरीके से कमाओ, 5 तरीके से कमाओ। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप 4 जगह नौकरी कर सकते हो क्या, बताना जरा। आप 4 जगह से सैलरी इनकम ले सकते हो क्या, सर बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हमारे एक से ज्यादा घर हो सकते हैं जिससे किराए की इनकम आ रही हो, सर बिल्कुल हो सकते हैं। क्या हमारे एक से ज्यादा बिजनेस हो सकते हैं, सर 100 बिजनेस भी हो सकते हैं। तो सोर्सेस कितने, सर सोर्सेस तो अनलिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन आप 5 जगह भी नौकरी करके दिन भर में अगर पार्ट टाइम 5 पार्ट टाइम जॉब करोगे तो सोर्सेस तो अनलिमिटेड हो गए। लेकिन हेड, सर हेड तो एक ही लगेगा, वो है सैलरी। तो ध्यान रखना, जब 5 हेड ऐड करते हो तो आ जाती है आपकी जीटीआई। लेकिन जब ये सारे सोर्सेज ऐड करोगे तो क्या आएगा, सर एक पर्टिकुलर हेड ही तो आएगा। वापस से सर, अगर आपके पास 4 अलग अलग जगह नौकरी थी तो सोर्सेज सर अनलिमिटेड।
इन चारों सोर्सेस को ऐड करोगे उस व्यक्ति के लिए, सर करेंगे। तो सोर्सेस जब ऐड होते हैं तो क्या आता है, हेड। बोलो, सोर्सेस जब भी ऐड होंगे तो क्या आएगा मालिक, सोर्सेस जब ऐड होंगे तो आएगा हेड। तो देखो क्या लिखा मैंने, एग्रीगेट ऑफ पर्टिकुलर सोर्सेस। 4 बिजनेस हैं आपके, बोलते जाओ, B1 B2 B3 B4। सोर्सेस सर 4, इन चारों को ऐड करोगे तो हेड कौन सा लगेगा, सर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस प्रोफेशन हेड लगना चाहिए। अच्छा, आपके 4 घर किराए पे चल रहे हैं, बोलो सोर्सेस सर 4 5 10 कितने भी हो सकते हैं, हेड कौन सा लगेगा, सर घर की इनकम है तो हेड तो हाउस प्रॉपर्टी ही लगेगा। तो हेड और सोर्स का दूसरा डिफरेंस क्या है दोस्तों, एग्रीगेट ऑफ पर्टिकुलर सोर्सेज इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर हेड, ध्यान रखिएगा, इज कॉल्ड अ हेड। सारे सोर्सेज ऐड कर लो एक जैसे पर्टिकुलर, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो हेड में कन्वर्ट होगा। जबकि सारे हेड्स को ऐड करोगे तो क्या आएगी, सर ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। तो ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस, आगे पूरे इनकम टैक्स में आपको काम आने वाला है मालिक, कि हेड्स 5 है, सोर्सेज अनलिमिटेड हो सकते हैं। जब सोर्सेज को ऐड करेंगे एक जैसे सोर्सेज को तो एक हेड आएगा, जब हेड को ऐड करेंगे तो हमारी आ जाती है ग्रॉस टोटल इनकम, और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप घटाते हो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 80C से लेकर 80U, जो अभी हमने देखा यहां पर, देखिए सेक्शन 80C से 80U, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो आप जैसे ये लेस करते हो तो हम मान लेते हैं कि हमारी आ गई है टोटल इनकम। और आखिरी पार्ट अब जो इस पे बचा है दोस्तों, बता सकते हो क्या, आपने पापा की ये टोटल इनकम निकाल के बैठ गए, पापा की इनकम आ रही है मान लो 20 लाख रुपए ईयरली, हो गया भैया 20 लाख, बोलो बोलो बोलो, हो गया। GTI सर 25 लाख थी, ओके, फिर सर उसमें से हमने डिडक्शन घटा दी 5 लाख की, ओके, तो 25 - 5 सर 20 लाख बची। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ये तो साहब आपने निकाल ली टोटल इनकम, बहुत बढ़िया, अब टैक्स भी तो दो। अरे टैक्स भी तो दो, इनकम निकालने से क्या होगा, टैक्स भी तो चाहिए हमको। तो GTI और TI निकालने के बाद आखिरी स्टेप जो इनकम टैक्स मांगेगा वो बोलेगा भैया टैक्स कैलकुलेशन शुरू करो ना। अब आप पापा की तरफ देख रहे हो, पापा इनकम तो निकाल ली, टैक्स भी तो देना पड़ेगा। पापा बोलेंगे हाँ लगेगा ना टैक्स, निकालो टैक्स, कैलकुलेट करो टैक्स, कितना टैक्स लग रहा पापा को। तो यही बात आप अपने पापा को बताओगे कि पापा टैक्स ऐसे ऐसे कैलकुलेट होता है। यही बात पपलू जो मेरा क्लाइंट है उसके फादर को भी गाइड करना पड़ सकता है मेरे को। और नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल आप ये बता पाओगे पापा को कि पापा अगर 20 लाख की इनकम है तो इतना इतना टैक्स बनता है, और कैसे बनता है ये आप अगले वीडियो में जरूर सीखोगे। तो दोस्तों विचार कीजिएगा इस इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि कैसे इनकम डिवाइड हो रही है, कितने सारे हेड्स हैं, कितने सोर्सेज हैं, कैसे इनकम को कैलकुलेट किया जाए, और आखिरी स्टेप है उस इनकम पे टैक्स कैसे निकाला जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल, राधे राधे।